द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज एसोसिएटेड विथ योर कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, जिसमें दे रखा है कि एक सर्टेन कोड है जिसमें रमेश को इस तरह से लिख रखा है, तो उसी तरीके से क्रिएट को क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा है। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में रमेश RAMESH है ना, और ये जो हमें कोड लिख के दिया है इसमें क्या हुआ है, चीजें उल्टी हो गई है। H लास्ट वाला, फिर S, फिर E, फिर M, फिर A, फिर R, यानी कि क्या किया गया है, नाम को उल्टा लिख दिया गया है। फाइन ना, तो बस हमें क्या करना है जी, इसको भी उसी तरीके से सजा देना है। तो ETA जिसमें ETA नहीं है उसको तो पहले उड़ा दीजिए, ETA यहां तक सेम है। C ETA के बाद E होना चाहिए, तो C वाला भी गया। ETA के बाद क्या होना चाहिए, E के बाद R होना चाहिए, तो इसमें तो C है तो ये भी गया। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। वी हैव डिस्कस्ड सच क्वेश्चंस इन आवर क्लासेस। नाउ प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछ रहा है विच सेट कंटेन्स ऑल फ्रूट, इसमें से कौन सा सेट है जिसमें सारे ही फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो सारे फ्रूट्स हैं। जरा देखिए इसमें तो पोटैटो है, तो पोटैटो तो फ्रूट नहीं होता है, दैट यू नो। इसमें टोमेटो है तो टोमेटो भी तो फ्रूट नहीं होता है, इसमें पोटैटो है तो नहीं होता है, तो एकमात्र आंसर आपका क्या बच जाता है, डी बच जाता है, जिसमें एप्पल भी है, मैंगो भी है और बनाना भी। नाउ 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज इट से, इट सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मेटल्स, इसमें से कौन सा पेयर जो है उसमें केवल मेटल्स है। नाउ as we discussed in our reasoning classes, मैंने आपको बताया था you ought to have some common sense here, थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चीजों की समझ होनी चाहिए, then only you will be able to discuss such questions। अब जरा देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मेटल, इसमें से कौन से पेयर हैं जो मेटल्स हैं, ये पूछ रहा है। अब मिल्क तो कहां से होगा, आयरन तो ठीक है लेकिन वुड थोड़ी होता है मेटल, पेपर पेन ये दोनों भी मेटल नहीं होते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड एंड सिल्वर। और आजकल आप लोग जान ही रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं तो एग्जामिनर भी लग रहा है इसी कारण से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। खैर ये तो ऐसे कहने की बात है, आसानी क्वेश्चन था। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो बाकियों के साथ सेट नहीं बैठ रहा है, विच मीन्स व्हाट, यू हैव टू फाइंड द ऑड वन हियर। अब आप जानते हैं कि मरकरी एक प्लैनेट है, द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है। फिर मरकरी के बाद किसका नंबर आता है, मरकरी के बाद वीनस, वीनस भी एक प्लैनेट है, ठीक है ना। फिर अर्थ आता है, अर्थ के बाद मार्स भी एक प्लैनेट है, ये सिरटस करके कोई प्लैनेट नहीं है, तो इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा, अगर मैं आंसर पूछूं तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिरटस। सिरटस नाम का कोई प्लैनेट नहीं एग्जिस्ट करता है, मरकरी, वीनस और मार्स जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं। ये ऑड वन हो जाता है, इट मींस व्हाट, इट डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। हमने इस तरह के क्वेश्चंस अपने क्लासेस में खूब सारे डिस्कस किए हैं, ब्लड रिलेशन तो बहुत हाई लेवल तक हम लोगों ने किया है। चलिए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए इज अ बीज सिस्टर। याद कीजिए मैंने आप सबको बता रखा था जितना इंफॉर्मेशन दिया है उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलना है। ए इज बीज सिस्टर, यानी कि ए का जेंडर पता है मुझे, ए गर्ल है, ठीक है। मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि फीमेल जेंडर को सर्कल से रिप्रेजेंट करना है, मेल जेंडर को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। और ये जो हम साइन यूज कर रहे हैं, दीज आर दी मोस्ट ऑथेंटिक साइंस व्हिच आर फॉलोड इन सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड वेरियस अदर डिसिप्लिन एज वेल। फाइन, तो ए जो है वो बहन है किसकी, बी की, सिबलिंग है, तो सिबलिंग वाला बॉन्ड जो होता है वो ऊपर का होता है। बी का जेंडर मुझे नहीं पता है, क्वेश्चन ने बस इतना बताया है कि ए सिस्टर है, बी कौन है इसके बारे में नहीं पता है मुझे, ठीक है। नाउ सी इज बीज मदर, अब सी जो है वो बी की माँ है, अब बी की माँ है तो सी के बारे में पता है, बी के बारे में अभी भी नहीं पता है, सी माँ है इतना पता है, तो चलिए सी का जेंडर दिखा दिया हमने, और ऊपर क्यों, क्योंकि माँ है। अब सिंपल सी बात है, अगर ए और बी बहन मतलब सिबलिंग है और बी की माँ सी है तो ए की भी माँ सी होगी, इतना तो क्लियर है आपको। चलिए फाइन, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया हमारा। नाउ मूविंग टू डी इज सीज फादर, अब डी जो है वो सी का पापा है, तो सी का पापा है डी, तो इसको हमने ट्रायंगल में डाल दिया है, सी का पापा डी है, ये भी बात हो गई क्लियर, ठीक है ना। नाउ ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की भी माँ है, अरे बहुत ऊपर चले गए हम तो, 3 जनरेशन में ऊपर पहुंच गए। चलिए ई जो है वो माँ है डी की, तो ये हो गया आपका पूरा फैमिली ट्री, जितना इन्फॉर्मेशन दे रखा था वो हमने ड्रॉ कर लिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, ए इज बीज सिस्टर, ए जो है वो सिस्टर है बी की, सी इज बीज मदर, सी जो है वो बी की माँ है, डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के पापा है, एंड ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की भी माँ है। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है देन हाउ इज ए, यानी कि क्वेश्चन किसके बारे में है, ए के बारे में है, रिलेटेड टू डी, यानी कि ए कौन है डी की,
पूछा किसके बारे में गया है, ए के बारे में, किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिए, तो डी के बेटी की बेटी है, तो डी के डॉटर की डॉटर कौन होती है, मैटरनल ग्रैंड डॉटर होती है। डॉटर की डॉटर कौन होती है, आप बोलते हैं जिसको, मतलब ए के ये कौन हुए जी, ए के नाना जी हुए, ए के माँ के पापा है तो ए के नाना जी हुए ना, तो नाना जी की ये कौन हुई, नातिन हुई। अगर हिंदी के हिसाब से बात करें तो नातिन हुई। इंग्लिश में टर्म होता है मैटरनल ग्रैंड डॉटर। तो यहाँ पर तो बाकी ऑप्शन तो है नहीं, फादर डॉटर आंट तो नहीं होगा, ग्रैंड डॉटर, उसने मैटरनल ग्रैंड डॉटर नहीं लिखा है। याद कीजिएगा जरा एक बार, आप सबको मैंने क्लास में चिल्ला चिल्ला के बार बार ये बोला है कि जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। तो सिंस यहाँ पर मैटरनल ग्रैंड डॉटर का कोई ऑप्शन नहीं था, तो जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन था वो था ग्रैंड डॉटर, एंड हेंस वी हैव चोज इट। ठीक है ना। Now moving on to next question, 39 नंबर क्वेश्चन। चलिए जरा देखते हैं। अब ये मुझे थोड़ा सा मैथ्स वाला ज्यादा लग रहा है, चलिए खैर कोई नहीं, बनाते हैं। कह रहा है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि एक के जस्ट बाद आने वाला, और इवन नंबर मतलब, इवन नंबर का मतलब समझते हैं ना, कि यानी कि 2 तो उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यू ऑलरेडी नो अबाउट इवन नंबर्स। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर को अगर हम, इवन नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 120 आ रहा है। तो आपसे पूछा है कि इसमें से बीच वाला नंबर क्या होगा। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। हम मान लेते हैं कि जो बीच वाला नंबर है वो x है, तो इससे पिछला वाला जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर रहा होगा वो क्या रहा होगा, x-2 रहा होगा, ठीक है ना। राइट, तो जब हम कंसेक्यूटिव नंबर बात करते हैं तो बीच में एक ऑड नंबर भी तो आएगा। जैसे देखिए तो 2, 3, 4, 5, 6। अब मान के चलिए अगर हम 4 की बात कर रहे हैं तो ये इवन है, फिर इसके पहले तो ये इवन था ना, इसके बाद ये इवन है, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे -2 करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने पीछे वाले इवन नंबर को क्या लिखा है, x-2, और इसके बाद वाला कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या हो जाएगा, x+2। तो एक x, एक उससे पीछे x-2 और एक उसके बाद x+2। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई इन तीनों का सम जो है वो कितना है, 120 है। तो तीनों का सम कर देते हैं, x प्लस x प्लस x कितना हो गया, 3x, और -2 और +2 खत्म हो गया, तो 3x इक्वल्स टू 120। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 120/3 यानी कि 40 हो जाएगा। यानी कि बीच वाला नंबर कितना है, बीच वाला नंबर है 40। आप चाहें तो तीनों नंबर निकाल सकते हैं, एक नंबर हो गया, अरे बीच वाला नंबर x मिल गया ना, तो पहला वाला नंबर क्या हो जाएगा, x-2 यानी कि 40 - 2 38, बीच वाला नंबर 40, और उसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा 42। खैर मैंने तो यहाँ आपको तीनों निकाल कर दिखा दिए हैं, आपसे तो केवल बीच वाला नंबर पूछा था, आप आसानी से इस तरह से बना सकते थे। ठीक है ना, ये अजम्पशन आपको करना पड़ेगा। हम लोग अपनी क्लासेस में ये करते हैं, जब हम लोग एवरेज पढ़ते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं। चलिए नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहा है, चूज द ऑड फिगर। इनमें से कौन सा फिगर जो है वो ऑड है, बाकी से डिफरेंट है। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा फिगर ऑड है। अब जरा देखिए ये क्या है जी, ये एक 2 ट्रायंगल का इन्वर्टेड मिक्सचर है। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या है कि ये वाला कॉर्नर पेंटेड है, तो उसके जस्ट अपोजिट वाला कॉर्नर पेंटेड है। यहाँ पर भी देखिए, अगर ये कॉर्नर पेंटेड है तो उसके जस्ट अपोजिट वाला कॉर्नर पेंटेड है। यहाँ पर भी देखिए जो कॉर्नर पेंटेड है उसके जस्ट अपोजिट वाला पेंटेड है। बस इसी में गड़बड़ी है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका ऑड वन आउट। ठीक है ना। आई वुड कंसीडर इट टू बी एन इजी क्वेश्चन। देखिए इजी क्वेश्चन यहाँ पर बोलना आसान हो जाता है। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि आप अगर पकड़ पाए तो एक बार में तुरंत आंसर मिल जाएगा, और अगर नहीं पकड़ पाए तो फिर टाइम लग जाता है आपको। ठीक है ना। तो मैं ये मान के चलूंगा कि एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है इन क्वेश्चंस में, बट फिर भी बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था। चलिए नाउ मूविंग ऑन टू एनालॉजी। हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन किए थे एनालॉजी के, ठीक है। आप देखिए आपके नोट्स में खूब सारे, हमने इंटरनेट वगैरह से भी खूब सारे क्वेश्चंस किए थे। चलिए आज देखते हैं उसी कंटेक्स्ट में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पूछा है कि बर्ड का जो रिलेशन फ्लाई के साथ है वही स्नेक का रिलेशन किसके साथ है। अब बर्ड उड़ती है और स्नेक क्या करता है, स्नेक रेंगता है। रेंगने को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, क्रॉल। तो सही आंसर क्या होना चाहिए आपका, सही आंसर होना चाहिए आपका क्रॉल। डी शुड बी योर करेक्ट आंसर। सिमिलरली जंगल का जो रिलेशन जू के साथ है,
सी का वही रिलेशन किसके साथ है? जंगल का जो रिलेशन जू के साथ है, सी का वही रिलेशन किसके साथ है? अब जैसे जंगल में नेचुरली जानवर रहते हैं, जू में हम पकड़ पकड़ के जानवरों को रखते हैं, ठीक है ना, पिंजड़े में रखते हैं। इसी तरीके से सी में नेचुरली जो है वो फिशेस रहती हैं, मछलियां रहती हैं और बाकी जीव रहते हैं। और इन मछलियों को पकड़ पकड़ के हम कहाँ रखते हैं? हम रखते हैं सिप, वेल, पॉन्ड नहीं, एक्वेरियम में रखते हैं। एक्वेरियम शुड बी योर करेक्ट आंसर। एक्वेरियम वो कांच का जो बॉक्स होता है जिसमें हम रखते हैं, बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, बट वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड होता है और वहां हम जबरदस्ती रख रहे हैं, जैसे कि जू में जानवरों को जबरदस्ती रखा जाता है। तो सी का वही रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? एक्वेरियम के साथ हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक का जो रिलेशन कवर के साथ है, पेंटिंग का वही रिलेशन किसके साथ है? अब देखिए, एक बुक को चारों तरफ से ढका जाता है, किसके थ्रू? कवर के थ्रू। तो सिमिलरली एक पेंटिंग को ढका किससे जाता होगा? पेपर से तो नहीं, आर्टिस्ट से भी नहीं, फ्रेम, कलर। फ्रेम शुड बी योर करेक्ट आंसर। हम एक पेंटिंग को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? उसके चारों तरफ फ्रेम करते हैं। जैसे एक बुक को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए हम उसके चारों तरफ कवर लगाते हैं। इन द सेम मैनर वी फ्रेम अ पेंटिंग टू कीप इट सेफ। तो एनालॉजी वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान वाले थे। हम लोगों ने जो अपने क्लास में डिस्कस किया था उसमें तो लेवल काफी हाई था। तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि एक्चुअल एग्जाम वाले जो आपके क्वेश्चन आएंगे, दे वुड अपीयर वेरी इजी टू यू सिंस वी हैव डिस्कस्ड वेरी हाई लेवल of such questions. चलिए, now moving to next question. The total age of 3 kids is 27 year. What will be their total age after 3 year? अब एक बात बताइए, 3 किड्स हैं, एक का मान लेते हैं एज ए है, दूसरे का बी है और तीसरे का सी है, और तीनों का सम कितना बोला है जी? तीनों का सम दे रखा है आपको कि तीनों के एज का सम है 27 इयर्स। ठीक है, तीनों के एज का सम है 27 ईयर। एक बार क्रॉस चेक करिए उस क्वेश्चन को, 27 इयर्स। ठीक, अब बोल रहा है कि तीनों के एज में 3-3 साल बढ़ा दो। 3 साल में सब लोग 3 ही साल बढ़ते हैं, तो क्या कर देंगे हम? इसमें भी 3 साल बढ़ जाएगा, इसमें भी 3 साल बढ़ जाएगा और इसमें भी 3 साल बढ़ जाएगा। तो तीनों का अगर एज 3-3 साल बढ़ा देंगे तो तीनों का एज 3-3 साल बढ़ने के कारण टोटल कितना बढ़ गया? सर टोटल 9 इयर्स बढ़ गया। तो 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 36, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बी शुड बी योर करेक्ट आंसर। कि भाई एक बच्चा 3 साल में 3 साल ही बढ़ेगा, ठीक है ना, एक बच्चा 3 साल में 3 साल ही बढ़ेगा, ठीक है ना। तो 3 बच्चे हैं तो 3 3 जा 9, यानी कि तीनों बच्चे 3 साल में टोटल कितना बढ़ जाएंगे? तो सर 9 ईयर बढ़ जाएंगे। और 27 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आने वाला है? हमारा आंसर आने वाला है 36। चलिए, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये कहीं से रीजनिंग का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का। खैर, अब बनाने की कोशिश करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 320 किलोमीटर इन 4 आवर्स। आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है 320 किलोमीटर और टाइम कितना दे रखा है? 4 आवर। 4 से काटिए, 4 8 जा 32, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। सी इज योर करेक्ट आंसर। बड़ा ही आसान है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप निकाल सकते थे कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वाटर इमेज? वाटर इमेज। अब देखिए, वाटर इमेज कैसा होता है? वाटर इमेज हमेशा नीचे बनता है, नीचे की तरफ बनता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपना फोटो पानी में देखते हैं तो आपके पैर से उसका पैर कनेक्टेड रहता है। देखा है आपने कभी वाटर इमेज? ठीक है, तो वाटर इमेज में क्या होता है? अपसाइड डाउन होता है, यानी कि उसका पैर आपके पैर से कनेक्ट रहेगा और आपका सर दूर रहेगा। तो वाटर इमेज हमेशा क्या होता है जी? अपसाइड डाउन होता है। तो इस ट्रायंगल का अगर मैं वाटर इमेज बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा आपका वाटर इमेज। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाता है आपका? सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ट्रायंगल विच इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या पूछा है आपसे? अच्छा, ये सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। देखिए, इज द नंबर डिविजिबल बाय 6, यानी कि कोई नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है ना, इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। पहला स्टेटमेंट, द नंबर इज इवन, कि वो नंबर जो है वो एक इवन नंबर है। और दूसरा, द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि उस नंबर के सभी डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब याद कीजिए, जब आप लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल तो उसमें आप 6 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं कि 6 से कोई नंबर डिविजिबल कब होता है? जब वो नंबर
2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो हम बोलते हैं कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। अब वो 2 से डिविजिबल है, ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, दोनों में से एक से काम नहीं चलेगा। 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। अब 2 से कोई नंबर डिविजिबल कब होगा? जब वो इवन है। कोई भी नंबर जो इवन है वो 2 से डिविजिबल तो है ही, तो यानी कि पहला वाला कंडीशन तो जरूरी है। दूसरा, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। आपने पढ़ा होगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, कि अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो यानी कि ये भी कंडीशन जरूरी है और ये भी कंडीशन जरूरी है, तो दोनों कंडीशन जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। नहीं है सफिशिएंट। खाली एक के सही हो जाने से नहीं कुछ होने वाला है। मैंने बताया ना, ये कंडीशन भी पूरा होना चाहिए, ये कंडीशन भी पूरा होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट नहीं है, बी भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट, कि दोनों कंडीशन जब पूरे होंगे ना, दोनों स्टेटमेंट को जब हम यूज करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं 6 से। चलिए नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पीपल ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ रो। वो किसी एक रो में बैठे हुए हैं, तो रो में बैठा देते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था कि अगर उनके फेस के बारे में नहीं कुछ दे रखा है तो नॉर्थ में बैठाओ, फेस करके आसान हो जाता है बनाना। तो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 सीट बना दिया मैंने। अब क्या कह रहा है? B इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, यानी कि B जो है वो E के इमीडिएट लेफ्ट में है। अब यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं बस सेट करने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ E के लेफ्ट में है B, इमीडिएट लेफ्ट में, यानी कि उसके जस्ट बगल में है। आगे D इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, और D जो है वो E के इमीडिएट राइट में है, यानी कि तो फिर D यहाँ होगा। देखिए ना, B जो है वो E के इमीडिएट लेफ्ट में है, D जो है वो E के इमीडिएट राइट में है ना। अब इन तीनों को आप जहां बैठा लीजिए, आपकी मर्जी, आप चाहे तो यहाँ बैठा दीजिए, लेकिन बैठेंगे तो तीनों ऐसे ही ना, या फिर आप यहाँ बैठा दीजिए, कहीं भी बैठा दीजिए, तीनों को बैठेंगे तो इसी सेट में, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा है कि हु इज इन द मिडल, कि आखिर इन तीनों के बीच में कौन है? ऑब्वियसली इन तीनों के बीच में ई है, ठीक है। आप कहीं भी बैठा लीजिए, बीच में तो ई ही रहेगा, ठीक है ना। आप कहीं भी बैठाइए, आप चाहे इन तीनों सीट पर बैठाइए, 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 हमेशा बीच में तो ई ही बैठेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ई। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डिस्कशन। और वो क्या कह रहा है? वो आपसे बोल रहा है कि अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम फिगर्स हैं और उसके बेसिस पर इस सीक्वेंस को फुलफिल करते हुए, यानी कि इस 6th वाले फिगर में कौन सा आएगा ये बता दो। यानी कि ये जो 5 पैटर्न फॉलो हो रहे हैं ना, इसके बेसिस पर आप अगला बताइए मुझे। अब जरा देखिए तो पहला वाला फिगर जो है वो क्या है जी? सीधा है। दूसरा वाला जो है वो तिरछा है। तीसरा वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल है। चौथा वाला फिर फोर्थ जो है वो फिर से क्या है जी? तिरछा है। ये फिर अपसाइड डाउन है। तो अगला वाला क्या होना चाहिए जी? तिरछा होना चाहिए, यानी कि कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखिए ना, ये सीधा टेढ़ा, सीधा टेढ़ा, सीधा टेढ़ा, तो टेढ़ा होना चाहिए, यानी कि सी और डी तो गया, तो सी और डी सीधे है। क्लियर? अब देखिए जरा पैटर्न में और क्या कैच है। ध्यान दीजिए, ए बी, बी वाले में क्या हो रहा है? अपोजिट साइड में जो है, अपोजिट डायरेक्शन में एक बन रहा है और टेढ़ा हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब इस वाले में क्या हो रहा है? देखिए, जो टेढ़ा हुआ था वो तो है ही, सीधा मतलब वो नीचे चला गया है। जहां पर पहले से एक लाइन था उसको पूरा करने के लिए दूसरे साइड लाइन आ रहा है, तभी ना ये वाला लाइन ऐसा बना है, ठीक। अब तीसरे वाले में देखिए, उधर तो काम पूरा हो गया है, तो जो अधूरा था उसको पूरा करने के लिए एरो बना है। क्लियर? ठीक है, जिस साइड एरो है उसी साइड ये भी एरो बना है। अब देखिए उसी कंटेक्स्ट में इसमें क्या हो रहा है कि एरो तो पूरा है, इसके पीछे वाले साइड ये ऊपर लाइन आ रहा है। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पर जो ये एरो था वही टेढ़ा हुआ है, वही एक बार टर्न लिया है तो इधर हुआ है। अब इसमें क्या है कि ये फिगर ऐसे है, तो अब अगला टर्न जो है वो किस तरफ होना चाहिए? इस तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरफ टर्न हुआ। अब ध्यान दीजिए, ये वाला जो है वो तो इस कोने में है ना, तो इसी कोने में होना चाहिए, इसमें अपोजिट साइड है तो ये गया, यानी कि सही आंसर आपका यही होगा। गलत पॉइंट।
तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना था और उसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। सो दिस वाज आवर डिस्कशन ऑफ योर होल पेपर। पूरे पेपर का डिस्कशन इसके साथ हमारा समाप्त होता है। अगर आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करना है और हमसे जुड़ना है। आपको हम अपने क्लासेस में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं।